नमस्कार। कथुरवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के नेक्स्ट टॉपिक को, जिसमें हमारे चले हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने जो है अभी तक के अपने जितने भी बायलैटरल रिलेशन थे इंडिया के, वो सब कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरी चीज़, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमने कंप्लीट कर ली है। तीसरी चीज़ जो हमारी रहती है वो रहते हैं इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं जहाँ पे इंडिया पार्टिसिपेट करता है और इंडिया का क्या रोल है उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के हमने अभी तक एक संगठन किया है। वो संगठन किया है हमने सार्क। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं आज जो है बिमस्टेक को लेकर के। बिमस्टेक क्या है, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी, ये कब जो है बन करके एमरजेंस में आता है। ठीक है, सबसे पहले जो इसका नाम क्या है, वो जब ये शुरू में बना तो उस टाइम पे इसका नाम था बिस्टेक, यानी कि इसका नाम क्या था, बिस्टेक, यानी कि बांग्लादेश से शुरू होता है, मतलब कि नाम इसका। इसकी स्थापना जो है 6 जून 1997 की हुई थी, यानी कि जब ये बिस्टेक बना तो इसकी स्थापना जो है वो 6 जून 1997 को हो गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना होती है बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड के अंदर मीटिंग होती है। ठीक है, बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की राजधानी है, वहाँ पे थाईलैंड की कैपिटल के अंदर ये मीटिंग होती है, वहाँ पे इसका ओरिजिन होता है, वहाँ से इसको लेकर के आते हैं। 4 देश जो हो इसकी स्थापना में शामिल थे। 4 देश इसमें शामिल होते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, ये बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम था जब ये 6 जून 1997 को पहली बार बना उस समय पे। ठीक है, इसके बाद जो है ये देखिए, ये इसका पूरा मैप है। बिम्स्टेक जो संगठन है वो किस लिए बनाया गया है, उसका बनाने का उद्देश्य जो वो इस एरिया को लेकर के है कि इस एरिया से रिलेटेड जितने भी देश हैं, बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड जितने भी देश हैं वो सारे इसमें आते हैं। जैसे कि श्रीलंका है, इंडिया है, यहाँ पे जो ये बांग्लादेश है ये इसके अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे नेपाल है, भूटान है, और ये म्यांमार है, और ये थाईलैंड है। देखिए, आपको लगेगा कि हमने 4 देश की बात की, शुरू में नाम ही इसका बिम्स्टेक है। बिम्स्टेक कब बनता है, ये बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कब होती है, ये शुरुआत होती है जब नेपाल और भूटान को इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, तब इसके नाम को बदला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनके नाम को शामिल करने के बाद में जो है यहाँ पे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड के नाम तो आ रहे थे, अब जरूरी था कि सभी को इंक्लूड किया है तो यहाँ पे स्पेशली कुछ नाम ना रहे, तो इसलिए इसका नाम बदल करके क्या किया गया, बिम्स्टेक किया गया, जिसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये इसका पूरा नाम आता है बन करके। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि नेपाल को जो 2004 में ऐड किया गया था। ठीक है, नेपाल कब शामिल होता है और भूटान कब शामिल होता है, दोनों जो 2004 में शामिल हुए थे। और जब ये बना 6 जून 1997 को जब ये बना था, तो 1997 में ही, दिसंबर 1997 में ही जो है इसके अंदर म्यांमार जो है उसको शामिल कर दिया जाता है, म्यांमार को। ठीक है, म्यांमार को 1997 में दिसंबर में शामिल किया जाता है, बनता जून में है। उसके बाद नेपाल और भूटान जो है वो फरवरी 2004 में इसके अंदर जोड़ लिए गए थे। ठीक है, ये इसकी कहानी है छोटी सी। इसके बाद इसके जो सम्मेलन हुए हैं वो देखते हैं वो क्या हैं। अभी तक इसके कुल मिलाकर के 5 सम्मेलन हुए हैं, 5 इसकी समिट हुई हैं। ठीक है, ओनली 5 समिट अभी तक हो पाई हैं। पहली होती है 2004 में, जो होती है बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड के अंदर। ठीक है, बैंकॉक, थाईलैंड। दूसरी होती है 2008 में, जो होती है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, तीसरी होती है 2014 में, 2014 में होती है नापिता, म्यांमार के अंदर नापिता एक जगह है, वहाँ पे होती है। 2018 में जो है वो होती है काठमांडू के अंदर। ठीक है, 2018 में कहाँ पे होती है, काठमांडू के अंदर। और 2022 में कहाँ पे हुई है, कोलंबो, श्रीलंका के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक इसके मात्र 5 सम्मेलन हो पाए हैं, वो भी आसान है याद करने। 4 से शुरू हुआ, 4 के बाद फिर 4 साल, फिर 6 साल, फिर 4 साल, फिर 4 साल, इस तरीके से ये इसके बनने के क्रम में ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन हुए हैं अभी तक। देखिए, इसका महत्व क्या है, इसको हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, क्या महत्व है भारत के लिए इसका, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो भारत के लिए इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो सीधी बात ये है कि ये जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं, दक्षिण एशिया वाले देश कौन से हैं, नेपाल, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं, ये सारे के सारे जो हैं
दक्षिण एशिया के देश हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं, ये वाले देश जो, ये वाला जो एरिया है, ये सारा दक्षिण एशिया वाला एरिया है। ठीक है, तो इस दक्षिण एशिया वाले जो देश हैं, जिसके अंदर नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश आते हैं, और फिर दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनको जो है ये जोड़ देता है। दक्षिण पूर्व एशिया के देश कौन से हैं? दक्षिण पूर्व एशिया के देश कौन से हैं? म्यांमार, थाईलैंड, क्योंकि ये आसियान कंट्रीज़ भी हैं। ठीक है, तो म्यांमार और जो थाईलैंड हैं, ये दोनों आसियान कंट्री भी हैं, और दोनों जो है ये सबसे ज़्यादा महत्व जो वो आसियान को ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम कर सकता है, ये संगठन जो हमने बिम्स्टेक बनाया है, ये यहाँ पे ये काम कर सकता है कि इन दोनों को जोड़ सकता है, दक्षिण एशिया के देशों को और दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं उन देशों को। दूसरी चीज़ आप ये भी कह सकते हैं कि ये सार्क को, यानी कि जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सार्क प्लस आसियान जो है, इनको भी जोड़ सकता है ये, क्योंकि इसमें आसियान और सार्क के कॉमन मेंबर हैं। ठीक है, कॉमन कंट्री जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत के लिए इसका मतलब ये है कि ये एक तो जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का एरिया है सारा का सारा। ठीक है, ये इन देशों के लिए जो ये ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ हमारे रिलेशन जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे, यहाँ पे बांग्लादेश के साथ में, यहाँ पे म्यांमार के साथ में। इस संगठन के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके अंदर क्या चलता है, वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते रहते हैं, अलगाववादी मूवमेंट चलते रहते हैं, तो उन अलगाववादी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर म्यांमार के साथ अच्छे रिलेशन होंगे, बांग्लादेश के साथ अच्छे होंगे, तो यहाँ से भाग के जाने का रास्ता बचेगा कहाँ पे? यहीं पे रहेंगे, फंस जाएंगे। तो इस अलगाववादी मूवमेंट को तोड़ा जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। ठीक है, इसके बाद एक प्रोजेक्ट चलता है सितवे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, सितवे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो इनके बीच में जो है चल रहा है। ये किसका प्रोजेक्ट है? ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट है बिम्स्टेक का प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट जो है बिम्स्टेक का प्रोजेक्ट है, बिम्स्टेक जो संगठन है उसका प्रोजेक्ट है, जिसका जो है ये सितवे कलादान जो है, ये सितवे बंदरगाह जो है, इसका रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। कर कौन रहा है इसमें? ठीक है, भारत इसका रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है। और इसमें जो है बिम्स्टेक जो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की डेवलपमेंट में जो है वो बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, बड़ा योगदान जो है वो बिम्स्टेक का हो सकता है इस मामले में। ठीक है, तो आपको जो है ये चीज़ याद रखनी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है याद रखनी है कि यहाँ पे जो है ये बिम्स्टेक जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है ये बड़ा योगदान दे सकता है। ये आप देख रहे हैं ना, ये कलादान नदी है जो इंडिया से निकल करके जाती है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से, और यहाँ पे जाके मिलती है कहाँ पे? ये सितवे बंदरगाह है म्यांमार के अंदर। तो इसका निर्माण भारत कर रहा, इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है भारत। ठीक है, म्यांमार के अंदर है सितवे कलादान प्रोजेक्ट। तो इससे जो है भारत आसियान रिलेशन जो वो भी मजबूत होते हैं, क्योंकि म्यांमार के साथ हम जुड़ते हैं तो हम आसियान के साथ भी इससे जुड़ जाएंगे। भारत, म्यांमार, थाईलैंड, एक त्रिपक्षीय राजमार्ग का निर्माण भी जो है वो बिम्स्टेक का प्रोजेक्ट है, जिसका जो है भारत निर्माण कर रहा है, भारत ही इस प्रोजेक्ट को बना रहा है। ठीक है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड एक त्रिपक्षीय राजमार्ग है जिसको इंडिया जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिसको इंडिया बना रहा है। देखिए जो आप देख रहे हैं ना, ये थाईलैंड है। ठीक है, ये थाईलैंड है, ये थाईलैंड यानी कि यहाँ से इंडिया से शुरू होता है ये बनना, ये म्यांमार मार्ग जो ये यहाँ तक जा रहा है। ऐसे आपको एक बात भी याद होनी चाहिए, म्यांमार के अंदर और थाईलैंड के अंदर, श्रीलंका के अंदर, नेपाल, भूटान के अंदर, कंबोडिया के अंदर, ठीक है, इन देशों में हमारा वीज़ा नहीं लगता है, हम बिना वीज़ा घूम सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ प्रोसीजर होते हैं वो पूरे करने पड़ते हैं। इसके बाद जो है बिम्स्टेक ने वर्ष 2004 को जो है अपने आप में मिल करके पर्यटन वर्ष घोषित किया था, यानी कि टूरिस्ट ईयर जो है वो मनाया गया था 2004 को। बिम्स्टेक ने जो है एनर्जी ग्रिड की स्थापना की है। बिम्स्टेक जो है वो एनर्जी ग्रिड जो है उसकी स्थापना कर रहा है, और इसकी स्थापना जो वो बेंगलुरु में की गई है। एनर्जी ग्रिड कहाँ बन रही है? बेंगलुरु के अंदर बन रही है, और बना कौन रहा है? बिम्स्टेक की ये परियोजना है। ठीक है, तो बिम्स्टेक काफ़ी अच्छा संगठन है, कई परियोजनाएं हैं इसकी, कई प्रोजेक्ट हैं इसके, जैसे सितवे कलादान प्रोजेक्ट इसका है। ठीक है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग इनका है, एनर्जी ग्रिड प्रोजेक्ट इनका है। ठीक है, फिर बिम्स्टेक जो बंगाल की खाड़ी में जो है वो सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। बिम्स्टेक जो है, ये जो बंगाल की खाड़ी है, जो ये यहाँ वाला एरिया है सारा का सारा, ये बंगाल की खाड़ी के अंदर जो सिक्योरिटी के नज़रिए से बहुत ज़रूरी है ये संगठन। ठीक है, सार्क में जो कि अब भारत के लिए एक और समस्या है कि सार्क में पाकिस्तान है, वहाँ पे द्विपक्षीय मुद्दे उठाए जाते हैं पाकिस्तान के द्वारा, भारत भी उठाता है।
तो उन द्विपक्षीय मुद्दों से छुटकारा पाने के लिए जो भारत जो है सार्क को कम महत्व देगा और वही देशों के साथ में पाकिस्तान को कम महत्व दे करके द्विपक्षीय जो मुद्दे हैं वो जो बाधा बनते हैं उनको बाधा ना बना करके भारत यहाँ पे अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बना सकता है बिम्स्टेक के माध्यम से। तो बिम्स्टेक में अगर भारत अच्छा काम करता है तो सार्क में उसे ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान यहाँ से दूर हो जाता है क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी वाला संगठन है, इससे लगे हुए देशों का संगठन है। ठीक है, तो ये था हमारा एक टॉपिक जो बिम्स्टेक को कंप्लीट करता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं सॉरी इसमें अभी हैं कई चीज़ें बाकी हैं, तो इसकी जो कमियां हैं वो देख लेते हैं। इस संगठन की कमियां क्या हैं, इस संगठन में दिक्कत क्या रही है, ये संगठन फेल है या पास है। फिलहाल में तो इसको हम मान सकते हैं कि ये संगठन जो है ये फेल चल रहा है। ठीक है, तो इस संगठन को कामयाबी अभी मिली नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्मेलन जो है इसकी जितनी भी समिट होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, वो समय पर नहीं हो रही हैं। अब तो कुल 5 सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, हर 4 साल में जो है वो एक सम्मेलन हो पा रहा है एवरेजली। ठीक है, एवरेज 4 साल आ रही है। तो बिम्स्टेक जो है वो लास्ट समिट जो 30 मार्च 2022 को जो है वो कोलंबो में श्रीलंका में हुई है। लास्ट समिट जो है कहाँ पे हुई है? कोलंबो के अंदर हुई है, श्रीलंका के अंदर। ठीक है, 2018 काठमांडू कॉन्फ्रेंस में जो है कुल मिलाकर के 14 मुद्दों पर बात की गई थी। 2018 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें 14 मुद्दों पे बात हुई थी। 2018 की कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, 22 की नहीं। 2018 की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें 14 मुद्दों पे बात हुई थी, जिसमें जो है बाद में 2 मुद्दे और जोड़ दिए गए थे। एक जोड़ा गया था ब्लू इकोनॉमी वाला और एक जोड़ा गया था माउंटेन इकोनॉमी वाला। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी यानी कि समुद्री रस्तों वाली, समुद्र के अंदर इकोनॉमी को मजबूत करना। ठीक है, माउंटेन वाली हो गई कि पहाड़ी एरिया के अंदर अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना। तो यहाँ पे जो है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, काठमांडू कॉन्फ्रेंस के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो कनेक्टिविटी पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है, उसने 4C की बात की थी। 4C, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, ट्रेड कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, ये चीज़ें इन्होंने बात की थी। ठीक है, इस सम्मेलन के अंदर। ठीक है, और यही चीज़ें जो हैं हम आसियान के साथ भी शेयर करते हैं, इन्हीं 4 चीज़ों पे जोर देकर काम करते हैं। ठीक है, बिम्स्टेक का जो है वो जो कल्चरल सेंटर है वो कहाँ पे है? बिम्स्टेक ने अपने कुछ सेंटर बना रखे हैं, उसका कल्चरल सेंटर जो है बिम्स्टेक का वो भूटान के अंदर है। ठीक है, बिम्स्टेक का कल्चरल सेंटर भूटान के अंदर है और हेड ऑफिस जो है वो इसका कहाँ पे है? वो है ढाका के अंदर। ये आपको याद रखनी है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, और एक और चीज़ है मौसम एवं जलवायु अध्ययन हेतु, यानी कि मौसम और जलवायु अध्ययन, यानी कि आप इसको देखिए कि क्लाइमेट चेंज मतलब कि वेदर एंड क्लाइमेट चेंज सेंटर, ये कहाँ पे? नोएडा के अंदर। वेदर एंड क्लाइमेट चेंज सेंटर जो है वो नोएडा के अंदर है, इंडिया के अंदर। ठीक है, बिम्स्टेक का ये रीजनल सेंटर हैं इसके, तो इन रीजनल सेंटर को भी जो है आपको याद रखना है, ये भी जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बिम्स्टेक वाली जो बात है वो कंप्लीट होती है। बिम्स्टेक के अंदर ये जो ज़रूरी बातें थी जितनी भी वो हमने कर ली हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट संगठन के ऊपर। अगला संगठन कौन सा है वो देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट संगठन जो हमारा है वो है आसियान संगठन। तो आसियान संगठन पे अभी बात करेंगे। आसियान संगठन की मेन जितनी बात है उन सब पे बात करेंगे। आसियान संगठन की जो स्थापना है वो होती है 1967 में। कहाँ पे? बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक यानी कि थाईलैंड के अंदर। ठीक है, इसका पूरा नाम जो है, देखिए ये याद रखने की ज़रूरत है। स्थापना कब हुई? अगस्त 1967 और ये 8 अगस्त है। ठीक है, 8 अगस्त 1967 को जो है बैंकॉक में थाईलैंड के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है। तो इसी के जो जब ये स्थापना हुई इसी को बैंकॉक घोषणा पत्र भी बोला जाता है। बैंकॉक घोषणा पत्र से कौन सा संगठन निकल करके आता है? वो निकल करके आता है आसियान संगठन। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, ये आपको याद कर लेना है, ये गलत बन रहा है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक सदस्य थे, जो संस्थापक इसको बनाने वाले जो देश थे, उसमें जो स्टार्टिंग में जो देश आए, सबसे एक देश था इंडोनेशिया। ठीक है, दूसरा था मलेशिया, तीसरा था थाईलैंड और चौथा था फिलीपींस और 5वां था सिंगापुर। यानी कि जब ये स्टार्टिंग में बना तो उस समय पे इसमें जो है वो सिर्फ 5 देश शामिल थे। ठीक है, आप उन 5 देशों की लोकेशन देखिए हैं कहाँ पे। ये इंडिया है, इंडिया से इधर चलते हैं। ठीक है, नॉर्थ की तरफ, ठीक, ईस्ट की तरफ चलते हैं, नॉर्थ नहीं ईस्ट की तरफ चलते हैं। तो ईस्ट की तरफ जब हम चलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले म्यांमार आता है। म्यांमार आ गया, उसके तुरंत बाद हमारे सामने आता है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड के बिल्कुल आगे थोड़ा सा चलते ही आता है लाओस। लाओस के बिल्कुल नीचे है कंबोडिया और कंबोडिया और लाओस के बिल्कुल साइड में है वियतनाम। ठीक है, तो कंबोडिया की जो बाउंड्री इन तीनों देशों से लगती है, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड तीनों से लगती है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये देश हैं, ये यहाँ पे। फिर नीचे म्यांमार के नीचे हम जब जब चले जाते हैं, म्यांमार और थाईलैंड के नीचे जब हम जाते हैं, ये थाईलैंड काफ़ी लंबा है, देखना यहाँ से थोड़ा थोड़ा यहाँ तक पहुँचता है। तो यहाँ पे जब हम आते हैं, यहाँ आता है मलेशिया, ठीक है। और इसके बिल्कुल इनके साइड में जो हो वो ही यहाँ पे ये सिंगापुर, जिसका आप काफ़ी जिक्र सुनते रहते हो, ठीक है। उसके बाद जो है इनके बिल्कुल साइड में इधर ये जो दिख रहा है आपको, ये फिलीपींस है, ठीक है, ये है फिलीपींस, ठीक है। और ये एक देश है, छोटा सा देश है बिल्कुल यहाँ पे, ब्रुनेई, ठीक है। ब्रुनेई जो है वो छोटा सा देश है। मलेशिया को आप देखना यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये वाला एरिया जो है ये मलेशिया का ही है और ये भी मलेशिया का एरिया है, ठीक है। और इसके बिल्कुल साथ में ब्रुनेई है, ब्रुनेई छोटा सा देश है। फिर जैसे यहाँ पे ये इंडोनेशिया है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया के नीचे बिल्कुल जो है वो इंडोनेशिया है, ठीक है। और इधर आप जब आएंगे तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये भी इंडोनेशिया का एरिया है। ये कुल कंट्री है 10, गिन लीजिए, एक एक कंट्री करके गिन लीजिए कितनी कंट्रियां हैं, 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कंट्री छूट गई, ये रही 10। ये 10 कंट्रियाँ हैं। आपको नीचे एक चीज़ दिख रही होगी, ईस्ट तैमूर, ईस्ट तैमूर नाम की एक जगह है, आपको ये दिख रही होगी। ये 10 देश आपको याद कर लेने, इंडिया के बिल्कुल इस साइड में है, ईस्ट पूर्वी दिशा में है, ठीक है। ये 10 देशों का एक संगठन है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है कि बाद में जो है शुरुआत में कौन कौन से देश थे, 5 संस्थापक सदस्य है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, यानी कि कौन कौन से, देखिए फिर से देखते हैं। इंडोनेशिया कहाँ पे है, देख लीजिए, ये रहा इंडोनेशिया। थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड। मलेशिया, ये रहा मलेशिया, ठीक है। और इसके बाद फिलीपींस, ये रहा फिलीपींस। इसके बाद सिंगापुर, ये वाला सदस्य। यानी कि शुरुआत में म्यांमार, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ब्रुनेई ये नहीं थे इसके अंदर, ठीक है, ये सदस्य नहीं थे। ये थे थाईलैंड था, वियतनाम था, फिलीपींस था, मलेशिया था, सिंगापुर था, ये सदस्य थे। बाद में कब जुड़ते हैं ये, 1984 में जो है, 1984 में जो है वो ब्रुनेई जुड़ता है, ब्रुनेई, ठीक है। यानी कि ये वाला जो मलेशिया से लगता हुआ, इंडोनेशिया से लगता हुआ देश है, ठीक है, ये जुड़ता है। 1995 में जो है वो वियतनाम भी जुड़ता है, लाओस भी जुड़ता है। यानी कि वियतनाम और लाओस दोनों जो है वो 1995 में जुड़ते हैं। 1997 में, 1997 में कौन सा देश जुड़ता है, म्यांमार। और 1999 में कौन सा देश जुड़ता है, कंबोडिया, ठीक है, एक देश जुड़ जाता है यहाँ पे, कंबोडिया, ये देश जुड़ते। तो ये कुल मिलाकर के आपको डेट याद रखनी, कौन देश कब जुड़ा है। तो आपको सिर्फ 5 सन याद रखने हैं, 1967, 1984, 1995, 1997 और 1999, ठीक है, 2 4 1 5, ठीक है। तो शुरुआत के 5 यहाँ पे जुड़ेंगे, उसके बाद एक यहाँ पे ब्रुनेई जुड़ जाएगा, इसके बाद वियतनाम, लाओस जुड़ जाएंगे, फिर म्यांमार और कंबोडिया, इस तरीके से जुड़ते चले जाएंगे। मैं बता रहा था ना, ईस्ट तैमूर यानी कि पूर्वी तैमूर जो है ये एक ऐसा देश है जो दक्षिण पूर्व एशिया का होते हुए भी, दक्षिण पूर्व एशिया का होते हुए भी आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है, ये आसियान का सदस्य नहीं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कौन सा ऐसा देश है जो दक्षिण पूर्व एशिया में ही स्थित है लेकिन आसियान का सदस्य नहीं है। तो ईस्ट तैमूर आपको नाम याद रखना है, ये आपके क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके बाद है आसियान का जो 36वां सम्मेलन हुआ था, उसकी जो थीम थी वो थी कोहेसिव रिस्पॉन्सिव, कोहेसिव रिस्पॉन्सिव नाम की जो है ये थीम थी इनकी, कोहेसिव रिस्पॉन्सिव, ठीक है। ये पहली ऑनलाइन समिट हुई थी कोरोना के टाइम पे, ठीक है, ये पहली ऑनलाइन समिट थी। वियतनाम की जो राजधानी हनोई है उसके अंदर जो है ये समिटें होती है, हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई में, जून 2020 में। तो इनकी जो समिट है ये साल में 2 बार होती है, इनकी जो कोई भी समिट होती है वो साल में 2 बार होती है, ठीक है। तो 36वीं और 37वीं और दोनों समिट जो हैं एक ही देश में होती हैं, जिस साल होगी उस साल उसी देश को स्पॉन्सरशिप मिलेगी। तो हनोई में ही 37वीं होनी है, 36वीं हनोई में हुई है वियतनाम में, तो 37वीं वियतनाम हनोई में ही होनी है, ठीक है, जो अक्टूबर और नवंबर में हुई थी, ठीक है, ये होगी लिख रखा है, ठीक है, हुई थी, ठीक है, यहाँ पे। फिर इसके बाद जो 40वां सम्मेलन और 41वां सम्मेलन हुए हैं
वो जो है 10 नवंबर 2022 को, और 10 नवंबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक जो कंबोडिया में हुआ है। इसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर हुन सेन जो है उन्होंने इसके अंदर लीडिंग पॉइंट दिया है, उन्होंने इसको चेयर किया था। इसका जो हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर जो है इसका वो इंडोनेशिया के अंदर है, यानी कि इंडोनेशिया, वहाँ पे इंडोनेशिया राजधानी जो जकार्ता वहाँ पे है। ठीक है, तो इसके जो हेड हैं फिलहाल में जो डॉक्टर डॉक्टर को किम हॉर्न, ठीक है, वो इसके फिलहाल में जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, वो हैं फिलहाल में। 40 और 41 हो गई। अब 42nd एंड 43rd ये जो 2 सबमिट होनी है एक साथ, साल में 2 बार सबमिट होती है इसकी। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे होनी है? इंडोनेशिया में। ठीक है, हेड ऑफ द समिट कहाँ पे होगी? समिट का हेड कौन होगा? वो होगा इंडोनेशिया। ठीक है, अब जो होनी है 2023 के अंदर जो होनी है इनकी, ठीक है, 42nd एंड 43rd। ठीक है, जो कि हेड ऑफ द समिट जो है वो इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं जोको विडोवो जो है वो इसके प्रेसिडेंट होंगे, वो इसको लीड करेंगे वहाँ पे। इसके बाद कुछ टर्म हैं जो पेपर में आती हैं बार बार। एक पूछी जाती है ASEAN+3 का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ASEAN+3? ठीक है, मीनिंग ऑफ ASEAN+3 का मतलब ये है कि जब आसियान के 10 देश, आसियान में 10 देश हैं प्लस में 3 देश और हों, उसको बोलते हैं ASEAN+3। आसियान के 10 देश और उसमें 3 कौन से? जापान, चीन और साउथ कोरिया। ठीक है, जापान, चीन, साउथ कोरिया, JCS जो हैं, या JCSK कर लीजिए इसको, JCSK जो है वो 10+3 है, यानी कि ASEAN+3 है। ASEAN+1 क्या है? ASEAN+1 का मतलब है आसियान के सारे देश और प्लस में भारत, इंडिया। इसका मतलब ये है। EAS का मतलब क्या है? ईस्ट एशिया समिट होती है, वो क्या है? देखिए, ईस्ट एशिया समिट के अंदर जो है वो, यानी कि एशिया के ईस्ट भाग वाले देश ईस्ट एशिया समिट में आएंगे। आसियान पूरा का पूरा 10 के 10 देश तो वो हो गई, साथ में 3 देश हो गए वो जो ASEAN+3 वाले, जापान, चीन और साउथ कोरिया। ठीक है, साथ में एक देश वो हो गया भारत। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, और साथ में न्यूजीलैंड, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 2 देश न्यूजीलैंड। फिर उधर से अमेरिका महाद्वीप का 1 देश। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को हमने शामिल कर लिया और न्यूजीलैंड को हमने शामिल कर लिया, प्लस में USA जो है वो भी शामिल होगा, प्लस में जो है वो जो रसिया है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला करके कितने देश शामिल होंगे? 18 देश। ठीक है, तो 18 देश जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो ईस्ट एशिया समिट हुई थी 2005 में, वहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है। ईस्ट एशिया समिट कब हुई थी? 2005 में। उसमें किन देशों ने हिस्सा लिया था? ASEAN+3, ASEAN+1 प्लस आसियान, प्लस में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA, रसिया, कुल मिलाकर के 18 देश थे। 10 देश ये, 3 ये, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 देश इसके अंदर जो हैं वो शामिल हुए थे। ठीक है, आसियान के ही थ्रू जो है, आसियान का ही एक प्रोजेक्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो, जो ईस्ट एशिया समिट हुई थी जिसके अंदर जापान, चाइना, भारत, साउथ कोरिया, USA, रसिया, ये सब देश जो शामिल थे, तो इसमें जो है इसी ने जो है घोषणा की थी कि नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा से बनाया जाएगा। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय दोबारा से तैयार हुआ है। तो किसने तैयार करवाया है? EAS, ईस्ट एशिया समिट की घोषणा से तैयार हुआ है। ठीक है, तैयार कब हो गया था? 2009 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। ठीक है, इंडिया आसियान जो है वो इसके अंदर, अब आगे देखते हैं इंडिया आसियान कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, इंडिया आसियान जो है उनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ईस्ट एशिया समिट जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, ये याद रखने की फैक्चुअल चीज़ है। इंडिया आसियान के बीच में क्या रिलेशन है उसको देखते हैं। इंडिया आसियान के बीच के अगर रिलेशन की बात करें तो वहाँ पे 2 चरणों में बात होगी। पहला चरण आता है हमारा, फर्स्ट स्टेप जो आता है, फर्स्ट स्टेप में जो बात होती है वो होती है 1967 टू 1990, यानी कि 67 में ये बना। ठीक है, और 1990 के अंदर जो है वो सोवियत रसिया का विघटन होता है, तो उस समय पे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है, तो उस समय तक हमें चीज़ देखनी है कैसे बनती है। तो 67 से 90 के बीच में जो संबंध है वो कुछ खास थे नहीं, कुछ था ही नहीं रिलेशंस के अंदर, वो सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल थे। आसियान क्या था? आसियान जो है वो USA के साथ में था। आसियान जो कंट्रीज हैं वो USA की सपोर्टर कंट्री थी। ठीक है, और भारत जो है वो था रसिया के साथ में बहुत ज़्यादा कोलेबरेट करता था। उसके बाद जो है आसियान जो है वो सीटों का सदस्य था।
ठीक है, सेटो का सदस्य। सेटो मतलब 1954 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं वो इसमें थे। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1954 में बनता है। ठीक है, ये संगठन था, ये आसियान वाले देश जो वो इसमें शामिल थे। ठीक है, इसलिए भारत किसी गुट में शामिल ना होने के लिए जो है इंडिया क्या था, इंडिया नेम का सदस्य था। ठीक है, इंडिया जो है वो नेम चलाता था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो भारत जो है ऑर्गेनाइज कर रहा था, भारत उसके अंदर लीडिंग पॉइंट था। तो यहाँ पे जो है इसलिए इंडिया जो है किसी के साथ नहीं जुड़ा। ये जो संगठन था ये एक क्या संगठन था, ये संगठन था मिलिट्री संगठन। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये इन देशों का संगठन था, इसलिए 1990 तक भारत का कोई रिलेशन नहीं रहता है। फिर इसके बाद जो है एक और टर्म आती है आसियान प्लस 6। आसियान प्लस 6 क्या, इसके बाद रिलेशन ठीक होते हैं, 1990 के बाद में रिलेशन ठीक हुए। एक टर्म आती है आसियान प्लस 6, इस टर्म को क्या कहते हैं, +3 कौन थे, जापान, साउथ कोरिया और चाइना, वो 3 देश। एक कौन है, भारत, और 2 कौन और जुड़ गए, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, आसियान प्लस 6 का मतलब है ये। ठीक है, तो 1990 के बाद जो है वो कैसे रिलेशन है वो देखते हैं। 1990 के बाद जो है पहली चीज़ तो ये हुई कि यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन, उसका विघटन हो गया। दूसरी चीज़, आर्थिक संकट पैदा हुआ भारत के अंदर। तीसरी चीज़, 1992 में भारत ने जो आर्थिक संकट जब पैदा हुआ तो उसके कारण भारत ने कहा कि हम लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाते हैं, जो उधर वाले देश हैं उनके साथ में बातचीत करते हैं। भारत ने ये पॉलिसी अपनाई। उस समय पे आसियान जो है, आसियान कंट्रीज जो हैं वो काफ़ी उभर चुके थे, और आसियान कंट्रीज जो हैं वो एशियन टाइगर बन चुके थे, एशियन टाइगर बन चुके थे। यानी कि मतलब ये कि एक मजबूत इकोनॉमी जो है वो तैयार कर चुके थे, मजबूत इकोनॉमी। ठीक है, एक बड़ी इकोनॉमी जो है उन्होंने तैयार कर ली थी। ठीक है, तो एक मजबूत इकोनॉमी जो है उनके पास आ गई थी। तो यहाँ पे आसियान देश जो क्या बन गए थे, एशियन टाइगर। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए एशियन टाइगर कौन से देश हैं, तो एशियन टाइगर में जो है मेनली जो है यही देश आते हैं, आसियान कंट्रीज वाले देश आते हैं। ठीक है, उनको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है लुक ईस्ट पॉलिसी के परिणाम क्या रहे। भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 में बनाई, इसका क्या रिजल्ट आया भारत के लिए, क्या फ़ायदा किया इस पॉलिसी ने जो है वो क्या फ़ायदा करने के लिए ये बनी। 1992 में आसियान ने क्या है कि भारत को जो है एक डायलॉग पार्टनर के रूप में जो है वो आसियान के अंदर सदस्यता दे दी। सदस्यता का मतलब कि डायलॉग पार्टनर के रूप में, यानी कि वार्ताकार, आप बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद 1996 में जो है वो पहले तो दी थी हमने, परमानेंट नहीं थे, डायलॉग पार्टनर की आप बातचीत करेंगे बस, हमें ना आप यहाँ पे वोट कर सकते हैं ना मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, बातचीत के लिए रखा। उसके बाद फुली डायलॉग पार्टनर कर दिया, फुल डायलॉग पार्टनर। ठीक है, अब आपके साथ कंप्लीट बात होगी। ठीक है, ये 1996 में। 2001 में आसियान प्लस 1 का दर्जा वो भारत को मिल गया। तो आसियान प्लस 1 का दर्जा भारत को कब मिला, वो 2001 में मिलता है। आसियान प्लस 1 की पहली मीटिंग कब हुई, पहली मीटिंग होती है 2002 में। तो आसियान प्लस 1 की जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो होती है 2002 में। इसमें क्या है कि भारत प्लस आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बनता है फिर इन दोनों देशों के बीच में, वो बनता है 2009 में। तो इनके बीच में आसियान प्लस मतलब कि भारत आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, बाफ्टा, भारत आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये कब बना, 2009 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है एक्ट विद आसियान, एक्ट विद आसियान भी जो है एक चीज़ चलाई है। तो भारत की जो दक्षिण पूर्वी देशों के साथ जो संबंध हैं, दक्षिण पूर्वी देश यानी कि आसियान कंट्रीज़ के साथ जो संबंध है उनको स्थापित करने के लिए जो है वो कनेक्टिविटी को ज़्यादा मजबूत करने के लिए जो है ये एक्ट विद आसियान चला रखा है हमने। आपको सर्च करना है ये कब चलाया गया था, एक्ट विद आसियान, आपको कमेंट करके मुझे बता देना है एक्ट विद आसियान जो है वो कब चलाया गया था, आपको ये सर्च करके मुझे बताना है। ठीक है, तो ये बताना। तो यहाँ पे हमने कनेक्टिविटी पे ज़्यादा जोर दिया है, और ये जोर दिया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसके अंदर जो है कि इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, ट्रेड कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, इसके ऊपर ज़्यादा जोर है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन जो बन सकता है आपका, वो 2018 में जो है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे जो है, जो आसियान कंट्रीज़ के हेड हैं, यानी कि आसियान कंट्रीज़ यानी कि 10 जो कंट्री हैं, उन 10 कंट्रीज़ के सभी के जो हेड हैं, ठीक है, उनको एज ए चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। कहाँ पे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2018 इसके अंदर।
ठीक है। तो ये जो बातें थी ये थी हमारी आसियान को लेकर के कि आसियान के साथ हमारी कैसी बातचीत है, कैसे डायलॉग हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या घटनाएं घटी हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उन बातों के ऊपर हमने डिस्कशन किया। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट संगठन की। हमारा नेक्स्ट संगठन है इब्सा। ठीक है, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका, इब्सा आपने कम सुना होगा, लेकिन ये एक संगठन है, इसको आपको ध्यान रखना। ये क्या संगठन है इसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका, ये इसका पूरा नाम है। इसकी ड्राफ्टिंग कब हुई थी, हमें मेन बात समझनी, ये ड्राफ्ट कब किया गया। आपको लगे कि इनके अंदर मैप क्यों नहीं बना रहे, इसके अंदर मैप की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि इंडिया जो है जैसे आप देखें, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये इधर जो है ये अमेरिका महाद्वीप है, ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, इसके नीचे जब बनाएंगे तो नीचे चले जाएंगे तो आप जो है इसको मिटा देता हूँ, ये नॉर्थ अमेरिका को थोड़ा छोटा करते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है। इसके नीचे जब बनेगा तो एक लंबा सा ऐसे पूरा घूम के आता हुआ एक और महाद्वीप बनेगा, जहाँ पे यहाँ पे ब्राज़ील है। ठीक है, ये ब्राज़ील बनता है। ठीक है, इधर एक देश बनता है, इसके अंदर यहाँ इसके अंदर एक साउथ अफ्रीका देश बनता है। ठीक है, यहाँ इंडिया बनता है। ठीक है, इधर जाएंगे जब आप, ठीक है, ये इंडिया बनता है, यहाँ पे ये इंडिया है। तो ये इनको जोड़ना आसान नहीं है, इसलिए जो है इनके मैप की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बस आपको समझ में आ गया कि ये हैं कहाँ पे। एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, एक साउथ अफ्रीकन, एक अफ्रीकन कंट्री है, एक एशियन कंट्री है, तीनों अलग अलग महाद्वीप की कंट्री है। ठीक है, तो इसकी ड्राफ्टिंग कब होती है, ड्राफ्टिंग होती है G8 की एक मीटिंग हुई थी, G8 की एक मीटिंग होती है 3 जून 2003 को। 3 जून 2003 को एक सम्मेलन होता है, फ्रांस का एक शहर है एवियाना शहर, फ्रांस के अंदर मीटिंग होती है G8 की। ठीक है, 2003 में एवियाना शहर में इस मीटिंग में जो है क्या है कि इन तीनों देशों को बुलाया गया था, ब्राज़ील को, इंडिया को, साउथ अफ्रीका को, तीनों देशों को बुलाया गया था। यहाँ पे जब इनको बुलाया गया था, इन तीनों देशों के बीच में जो बातचीत हुई, तीनों देश आपस में मिलते हैं और यहीं पे इन्होंने कहा कि हम भी अपना संगठन बना लेते हैं। तो इन्होंने इब्सा बनाने की घोषणा कर दी यहाँ से, और इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया। और इसके तुरंत बाद 6 जून को, 3 दिन बाद ही जो है 6 जून 2003 को ही जो है वापस कहाँ पे मिलते हैं, ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया, ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया के अंदर जा करके है इब्सा संगठन की घोषणा कर देते हैं, उसका गठन कर देते हैं। ठीक है, उसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं। तो इसके फिर सम्मेलन शुरू होते हैं। पहला सम्मेलन हुआ उनका ब्राज़ील का, वही जहाँ पे 6 जून 2003 इसको मान लिया गया 2006 में। दूसरा सम्मेलन जो हुआ वो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी तास्वाने 2007 में। तीसरा सम्मेलन हुआ दिल्ली 2008 में। ठीक है, 3 सम्मेलन इसके हमने डिस्कस किए हैं, ये 3 सम्मेलन हुए इसके। ठीक है, तीनों जो है एक साथ क्यों आए, पहली ये चीज़ समझने की है कि तीनों के तीनों देश जो हैं वो साथ आने का क्या कारण था इनका आपस में, कि एक साथ आए ये देश। ठीक है, तीनों एक साथ आने का कारण था कि एक तो तीनों जो है अपने अपने महाद्वीपों में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, यानी कि 3 अलग अलग महाद्वीप, एक तो है लैटिन अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, और जहाँ से ब्राज़ील आता है, दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, और तीसरा है एशिया महाद्वीप। तो तीनों अलग अलग महाद्वीप हैं और तीनों जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के को रिप्रेजेंट करने के लिए बन सकते हैं ये। तो तीनों जो हैं वो बढ़ती हुई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इनकी मल्टी कल्चरलिज्म, यानी कि तीनों देशों के अंदर जो है कल्चर जो मल्टी कल्चर हैं, ये समानता दोनों की, तीनों के अंदर तीनों मल्टी कल्चरलिस्ट हैं। ठीक है, फिर हैं मल्टी रिलीजियस, कई सारे धर्म हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप पे जाओगे, अफ्रीका के अंदर जाओगे तो वहाँ पे मुस्लिम भी हैं, सिख ईसाई भी हैं, और वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, और कई तरह के और भी ट्राइबल्स के भी अलग अलग जो हैं, जूस वगैरह कई तरह के मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अमेरिका के ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्री ब्राज़ील है उसके अंदर, ऐसे ही इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर जैसे तीनों जो हैं वो उपनिवेश रहे हैं, उपनिवेशवाद से गुजरे हैं, तीनों के अंदर तीनों कॉलोनी रहे हैं ब्रिटिशर्स की। ठीक है, फिर तीनों अब जो हैं डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। ये इनके बीच में समानताएं थी, ये इसलिए साथ आ गई कि हमारी तो बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो जब चीज़ें इतनी मिलती जुलती हैं तो इंटरेस्ट भी कॉमन होंगे, और इंटरेस्ट जब कॉमन होंगे तो जुड़ना क्या दिक्कत है, तो इकट्ठे हो गए ये तो तीनों। ठीक है, तो इन्होंने क्या है कि एक त्रिपक्षीय संगठन जो है उसको महत्व दिया। ठीक है, तो एक त्रिपक्षीय संगठन बन के उभरा ये, तो इसका क्या महत्व हो उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ तो है कि दक्षिण दक्षिण सहयोग जो हो वो इससे बेहतर हो जाएगा।
ये चीज़ समझने की है। आपको दक्षिण दक्षिण सहयोग समझाता हूँ क्या चीज़ है, पहले थोड़ा सा समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट का काम है। देखो दक्षिण दक्षिण सहयोग में है क्या चीज़, पहले तो ये काम करते हैं, ठीक है। देखो हम जब भी कभी 2D में या 3D में कोई भी चीज़ देखेंगे, 2D मैप देखते हैं, हम मैप देखते हैं तो ये ग्लोब बना हुआ है, इस ग्लोब के बीच में ये बिंदु मार लीजिए बीच में, और इसके बीचों बीच लाइन मारिए, सिर्फ ये नॉर्थ साउथ डायलॉग, ठीक है, और साउथ साउथ डायलॉग। तो साउथ साउथ सहयोग की बात कर रहे हैं हम। तो जो ये ऊपर वाला जो एरिया बच गया, ये तो है नॉर्थ कंट्रीज, ठीक है, तो ये नॉर्थ का, और ये एरिया है साउथ का। और तीनों कंट्री कहाँ आती हैं, अफ्रीका यहाँ आता है, ये यहाँ आता है, इंडिया यहाँ आता है, ठीक है। तो तीनों कंट्री जो हैं इस तरीके से आती हैं, साउथ के अंदर हैं। तो यानी कि साउथ की बातों को मजबूत करने के लिए, यानी कि ये नॉर्थ कंट्री जो है ये डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है, इन्होंने दुनिया पे राज किया है, इनके ऊपर राज किया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है समस्याओं को सुलझाने के लिए। एनवायरमेंट प्रॉब्लम जो है वो ज़बरदस्त है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे नहीं है। ये कहते हैं कि हमें जो है टेक्नोलॉजी दीजिए, ये कहते हैं कि तुम पोल्यूशन ज़्यादा करते हो, ठीक है, तो ये कहते हैं कि पोल्यूशन कम हम कर देंगे, तुम टेक्नोलॉजी दे दो, ठीक है। दूसरी बात ये कहते हैं साउथ वाले, साउथ के जो देश हैं जितने भी साउथ कंट्रीज जो हैं, वो कहते हैं तुम्हारे अंदर पहले जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हमारे अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बाद में हुआ, तो पोल्यूशन तुम लोगों ने ज़्यादा किया है तो तुम ही ठीक करो ना, जिम्मेदारी ज़्यादा तुम्हारी बनती है, हमारी कम बनती है। ये इनके बीच की डिबेट है। तो यहाँ पे साउथ साउथ सहयोग की बात जब आती है, तो जब ये साउथ वाली कंट्री हैं, तो इनको जब बात करनी होगी किसी चीज़ के मुद्दे के ऊपर, जब कोई बात उठानी होगी, तो ये तीन जो बड़ी इकोनॉमी उभर के आ रही हैं, ये एक साथ दम लगा करके बात को कह पाएंगे, ठीक है। तो ये नॉर्थ साउथ डायलॉग था, और यहाँ पे ये साउथ साउथ डायलॉग के अंदर जो ये बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके आगे, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो आगे चलते हैं, देखते हैं वो क्या चीज़ है। अभी देखिए, अब है क्या चीज़ की दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात हो गई, एक बेहतर उदाहरण है कि जो दक्षिण वाले कंट्री हैं उनकी एक अच्छी बात होगी। फिर है आर्थिक सहयोग, इकोनॉमिक हेल्प इनकी काफ़ी अच्छी हो सकती है। आर्थिक सहयोग के द्वारा जो अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है, कि आपस में अगर ये जुड़ेंगे तो इकोनॉमी को मजबूत करने में ज़्यादा सहयोग मिल सकता है आपस में। फिर यूएनओ के अंदर जब भी सुधार करने की बात होगी, कि यूएनओ के अंदर जो बदलाव करना है, उसके स्ट्रक्चरल के अंदर जो स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बदलाव करने की, कि 5 कंट्री जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं, फाल ज़्यादा करो, डेवलपिंग कंट्री से किसी को नहीं ले रखा, सारी की सारी डेवलप्ड कंट्री यहाँ हैं, ठीक है। चाहे वो फ्रांस हो, ठीक है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो चाइना हो, ये एडवांस कंट्रियाँ हैं, ठीक है, ये आगे निकली हुई कंट्रियाँ हैं। डेवलपिंग कंट्री से क्यों नहीं ले रहे भाई? इंडिया भी तो एक उभरती हुई है, ब्राज़ील भी तो है, साउथ अफ्रीका भी तो है। तो इन तीनों को जो है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। ये बड़े देश भी हैं और बड़ी इकोनॉमी भी हैं, ये बहुत बड़ी हेल्प भी करते हैं दुनिया के अंदर, तो इसलिए ये सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अपनी डिमांड को उठा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कि वैश्विक मंचों के ऊपर जब भी कोई बात हो, तो आपसी सहयोग के द्वारा जो है ये काम कर सकते हैं, ठीक है। विकासशील देश जो यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनके समक्ष एकजुट होने की जो वो समस्या रहती है, तो उनको ये जो है एकजुट कर सकते हैं, एकजुट करके अपना पक्ष रख सकते हैं, ठीक है, ये काम ये कर सकते हैं। फिर इनका है फोकस ऑन 3 इश्यूज, इनका फोकस है 3 इश्यूज के ऊपर, इनका सबसे बड़ा फोकस है। पहला इशू है कि वैश्विक एवं क्षेत्रीय राजनीतिक मुद्दों पर परामर्श करना, यानी कि जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं, ग्लोबल एंड रीजनल पॉलिटिकल मुद्दे जो हैं, इशू जो हैं, उनके ऊपर जो है ये सलाह मशवरा कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि टेररिज्म बहुत बड़ी समस्या है, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है उनके ऊपर हो सकती है, WTO के ऊपर बात हो सकती है, दोहा नेगोशिएशन जो हुई थी, दोहा वार्ता जिसे कहते हैं, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। ये उन मुद्दों को, पॉलिटिकल मुद्दों को जो है, जो ग्लोबल पॉलिटिकल मुद्दे हैं, जो रीजनल पॉलिटिकल इशू हैं, उनके ऊपर आपस में परामर्श कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो जितने प्रोजेक्ट हैं, उनके ऊपर बात की जा सकती है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्या काम किया जा सकता है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज से ही दूसरा आर्ग्यूमेंट यही है साथ में, विकासशील देशों के डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्रोजेक्ट के लिए ईब्सा फंड बनाया गया है, मतलब कि इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका फंड की स्थापना की गई है, जिससे जो ये क्या करेंगे, ट्रेड को ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, कि हम जो है
जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको फंड देंगे, उनको पैसा देंगे ताकि वो अपनी डेवलपमेंट कर पाएँ। तो इन 3 देशों ने मिलकर के इब्सा फंड की स्थापना की है। तो इब्सा ट्रेड फंड की स्थापना जो है वो की गई है, यानी कि ट्रेड को मजबूत किया जा सके इसलिए। फिर क्षेत्रीय सहयोग का मंच है ये, ठीक है, क्षेत्रीय सहयोग का एक मंच है, यानी कि रीजनल कोऑपरेशन की बात करता है ये। क्षेत्रीय सहयोग में कैसे कि अपने रीजनल इश्यूज़ को लेकर के, यानी कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, एजुकेशन को डेवलप करना है, एनर्जी सिक्योरिटी को जो है अच्छा करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेहतर करना है, ट्रेड को बेहतर करना है, ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं, इनको जो है ये आपस में सहयोग करके, बातचीत करके बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, इनको डेवलप कर सकते हैं। फिर नई इनके बीच में क्या एक्टिविटी हुई है उसके ऊपर देखें तो इनके बीच में एक्टिविटी द फर्स्ट इब्सा गांधीयन मंडेला मेमोरियल फ्रीडम लेक्चर, ये शुरू किया गया है। ये शुरू हुई है द फर्स्ट इब्सा गांधी मंडेला मेमोरियल फ्रीडम लेक्चर, ये शुरू किया, ये एक नई संस्था बनाई गई है, गांधी मंडेला मेमोरियल फ्रीडम लेक्चर। ये जनवरी 2019 के अंदर जो है न्यू दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। न्यू दिल्ली के अंदर जो है इसका उद्घाटन किया गया था। और उद्घाटन किसने किया था? साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा, ये नाम याद रखना, सिरिल रामाफोसा ने जो है इसका उद्घाटन किया, किसका? गांधी मंडेला मेमोरियल फ्रीडम लेक्चर, ठीक है, ये इन्होंने स्थापित किया। तो ये किसकी वजह से स्थापित हुआ है? इब्सा की वजह से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये छोटी छोटी टर्म है जो हम नहीं पढ़ते, जो नहीं देखते, किताबों में भी नहीं मिलती हैं, वो चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट करके टाइम लगा इन चीज़ों को बनाने में, ठीक है, तो आपको देख लेनी है। मंडेला के बारे में एक बात आप जानते होंगे, मंडेला को 1993 में जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, नेल्सन मंडेला को, ठीक है। तो पिछले जो कुछ वर्षों में, हाल के वर्षों में जो इब्सा की जो भूमिका है वो कैसी है वो देखने को हमें दिखाई दी है कि इब्सा की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो गई है वो देख लीजिए, ठीक है। देखिए कैसे 2009 में जो है वो रिक बना, RI से, रसिया इंडिया चाइना, ठीक है, रसिया इंडिया चाइना बनता है 2009 में। इसकी भूमिका को समझ रहे हैं हम, क्या भूमिका इब्सा की? रसिया इंडिया चाइना बना 2009 में। 2010 में बनता है ब्रिक, यानी कि ब्राज़ील को ऐड कर दिया गया साथ में। 2010 में इसी के अंदर, रिक के अंदर ब्राज़ील को ऐड कर दिया, ब्रिक बन गया। 2011 में बनता है ब्रिक्स, साउथ अफ्रीका को ऐड कर दिया गया, क्या बन गया? ब्रिक्स, ठीक है। तो अब बन गया ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये बन गया, ठीक है। ये इसका परिणाम है इब्सा का ये परिणाम है कि जब ये 3 देश इकट्ठे हुए ना, तो यहाँ पे 2 देश और भी आ गए, नया संगठन बन गया इसी से। जैसे कि SCO में जो वो कौन है? रसिया और चाइना, SCO में रसिया और चाइना है, ब्रिक्स में भी वही है, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान जो 2017 में शामिल हुए हैं SCO के अंदर, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। इनकी लास्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस थी 16 नवंबर 2020 को, ठीक है। अभी जो है इससे पहले जो है वो 2022 में भी हुई है इनकी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 2022 में रसिया ने 2021 में जो है वो रसिया लीड कर रहा था, और 2022 में जो है वो शायद किर्गिस्तान ने लीड की होगी, किर्गिस्तान। आइए अभी आगे जो पढ़ेंगे, इसके बाद जो वाला संगठन वही आने वाला है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस हो चुकी है इनकी, ठीक है। तो ये था हमारा इब्सा संगठन, इब्सा के बारे में हमने जाना। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे वाले संगठन के, नेक्स्ट संगठन के बारे में, वो है हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रिक्स क्या कहता है, ब्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ब्रिक्स क्या कहता है। ब्रिक्स के अंदर पहले तो फुल फॉर्म देखिए, ब्रिक्स का मतलब है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, ब्रिक्स बना कैसे, क्या बना, किस लिए बना? एक कंपनी है गोल्डमैन सैच कंपनी, गोल्डमैन सैच कंपनी जो है उसके अंदर एक व्यक्ति थे, काम करते थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे। उनका नाम है जिम ओ नील का नाम याद रखना है। उन्होंने जो है एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी जिसमें ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट आता है निकल करके। रिपोर्ट जो वो 2003 में पब्लिश होती है, ठीक है। रिपोर्ट कब पब्लिश हुई? 2003 में। और इस रिपोर्ट का जो थीम थी वो क्या थी? ड्रीमिंग विद ब्रिक है, ब्रिक्स नहीं है, ये तो वैसे लिखा रखा है, छोटा ऐसा, ये बड़े वाला ऐसा होता तो साउथ अफ्रीका होता, ठीक है, लेकिन ब्रिक, ड्रीमिंग विद ब्रिक, द पाथ टू 2050 तक की बात करता है। ये एक नया कॉन्सेप्ट देता है। गोल्ड सैचमैन कंपनी याद रखनी है, ये याद होनी चाहिए। जिम ओ नील नाम याद होना चाहिए।
रिपोर्ट का नाम याद होना चाहिए। ड्रीमिंग विद ब्रिक द पाथ टू 2050 कब प्रकाशित हुई? 2003 में। ये नाम याद होना चाहिए, ये चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या कॉन्सेप्ट दिया? ब्रिक्स निकला। कौन सा कॉन्सेप्ट? ब्रिक। क्या उदाहरण थी? ब्रिक। ब्रिक्स पूरी नहीं थी, ब्रिक निकला था। ठीक है, तो दुनिया की, इसने कहा इस थीम के अंदर जिम ओ'नील जो प्रेजेंट करते हैं वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है 2050 तक बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं होंगी। 2050 तक जो है 4 अर्थव्यवस्थाएं जो हैं, 4 इकोनॉमी जो वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगी। और ये जो इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी ब्रेटन वुड जो सिस्टम है, ब्रेटन वुड सिस्टम जो है, जो 1944 में आया था, उसका एक विकल्प देंगी। ठीक है, उसका एक अल्टरनेट खड़ा करेंगी ये 4 बड़ी इकोनॉमी। ठीक है, और दुनिया की 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो इन देशों में होगी। ठीक है, ये इन देशों की बात कर रहा है जो ब्रिक के अंदर होंगे। ब्रिक के अंदर का मतलब यही था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, इन 4 इकोनॉमी की बात करता है ये, कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना जो हैं 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी 4 इकोनॉमी होंगी। ठीक है, और ये इकोनॉमी जो है दुनिया के अंदर ब्रेटन वुड जो सिस्टम है उसको रिप्लेस करने की पूरी कोशिश करेगी, उसका एक पूरा अल्टरनेट खड़ा करेगी, क्योंकि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन्हीं देशों के अंदर होनी है। ठीक है, तो यही जो है, ये अर्थव्यवस्था जो, ये 4 जो अर्थव्यवस्था हैं, ये दुनिया का इंजन साबित होने वाली हैं। और ये दिख भी रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता दिख रहा है। ये अर्थव्यवस्थाएं जो दुनिया का इंजन साबित होंगी, यानी कि दुनिया को खींचने वाली, दुनिया को ये 4 अर्थव्यवस्थाएं खींचेंगी। क्यों? क्या कारण था इसके पीछे कि यही क्यों होंगी? सबसे बड़ी बात तो यही थी कि ये क्यों होंगी भाई, बताइए किस लिए होंगी। देखिए बताता हूँ, समझिए इस चीज़ को। देखिए, एक साइड में यहाँ पे कंप्लीट तो नहीं बना हुआ, लेकिन जैसा भी बना हुआ देख लीजिए। ये लीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राज़ील, यहाँ लिखा हुआ रसिया, यहाँ है इंडिया, यहाँ है चाइना। ये 4 कंट्री इसने कही थी। इसने क्या कहा कि ये वर्ल्ड इकोनॉमी होंगी। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी ये 4 कंट्री होंगी। ठीक है, हमने बना ली 4 इकोनॉमी, बना ली ये चारों की चारों। ठीक है, अब इसने कहा कैसे होंगी। कैसे होने का मतलब ये है कि जो रसिया है और जो ब्राज़ील है, इनके पास जो ऊर्जा आपूर्ति है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी सप्लाई जो है, जो न्यूक्लियर पावर जो है, न्यूक्लियर सप्लाई जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा है इन देशों के अंदर, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा है। तो कच्चा माल सारा का सारा कहाँ पे है? इनके पास है, इन 2-4 कंट्रियों के पास है। इसके बाद जो है, इन चारों कंट्रियों के पास जो कच्चा माल है, ये सब चीज़ें हैं, ऊर्जा आपूर्ति है, ये एनर्जी की प्रॉब्लम को समाप्त कर सकते हैं। तो ये जो देश हैं, इन देशों के पास क्या है? पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन क्या करेगी? यहीं पे बड़ी मार्केट बनेगी, यहीं पे बनाने वाले जो लोग हैं वही पैदा होंगे, यानी कि विनिर्माण एवं सेवा, यानी कि चीज़ों को बनाने का काम जो है, सर्विस प्रोवाइडर का काम जो है, ये वाले देश करेंगे। और आज के समय पे आपको दिख रहा है कि चाइना जो है वो हार्डवेयर डेवलप करने में दुनिया में सबसे आगे है। इंडिया जो है सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने में इंडिया सबसे आगे। बेंगलोर याद कीजिए, सिलिकॉन वैली। ठीक है, बेंगलोर को याद कर लीजिए, सिलिकॉन वैली है। तो ये जो देश हैं, ये कहता है कि ये आपस में जुड़ेंगे, इनके पास से कच्चा माल आएगा यहाँ पे, और उस कच्चे माल को, तैयार माल का काम करेंगे ये, उसको एक कंप्लीट सर्विस देने का काम करेंगे ये वाले देश दोनों। ठीक है, तो ब्राज़ील, रसिया जो है वो आपको कच्चा माल और वो सप्लाई प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें, रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ से आ रहा है, बनाने का काम ये लोग करेंगे, क्योंकि इनके पास लोग हैं, क्षमताएँ हैं, और यहाँ पे जनसंख्या कम है, तो इसलिए इनको जो है काम में जो है लोगों का हाथ बटाना कम मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, देखिए, अब देखिए स्थापना कब होती है इसकी। देखिए, इसकी स्थापना होती है ब्रिक्स की वर्ष 2008 में। रसिया के अंदर एक जगह रेकेट यूनिबर्ट के अंदर जो है एक बैठक हुई, जिसके अंदर रिक बनता है, रिक का सम्मेलन माना जाता है ये।
रिक मतलब कि रसिया, इंडिया, चाइना तीनों देश इकट्ठे बैठते हैं, ये एक पहला सम्मेलन। इसके बाद वर्ष 2010 में जो ब्राज़ील में ब्रिक्स सम्मेलन होता है, ब्रिक ब्रिक ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील के अंदर जाते हैं। यहाँ पे डिसाइड हो गया था कि हम ब्राज़ील को भी शामिल करेंगे, तो नेक्स्ट सम्मेलन ब्राज़ील में ही रखा गया, ब्राज़ील के पास पहुँच गए, ब्राज़ील को शामिल कर दिया। और वहाँ पे डिसाइड हो गया कि अब साउथ अफ्रीका को भी शामिल करते हैं। साउथ अफ्रीका को शामिल करने का आइडिया यहाँ से डेवलप हुआ। तो साउथ अफ्रीका को डेवलप करने का आइडिया जैसे ही शुरू आया, 2011 में जो है सनाया शहर चीन के अंदर वो ब्रिक्स बन करके सामने आ गया और साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया। यहाँ पे साउथ अफ्रीका बुला लिया गया था, ठीक है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका को यहाँ पे शामिल कर लिया 2011 में, जब ये देश इकट्ठे बैठते हैं तब, ठीक है। इसके बाद 2012 में इनकी पहला सम्मेलन होता है, जहाँ पर न्यू दिल्ली में ये पांचों देश एक साथ बैठते हैं। ये पांचों के पांचों देश जो है 2012 में एक साथ बैठते हैं, इनका सम्मेलन होता है, ठीक है। ये पांचों देश एक साथ आ जाते हैं। इसके बाद इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों साथ आ रहे थे ये? इनका मेन जो मोटिव है वो ये था कि वन पोलर वर्ल्ड जो है उसको ख़त्म किया जाए, और उसको क्या बनाना है, उसको बनाना है मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है। मल्टीपोलर वर्ल्ड में चेंज करना था दुनिया को, ये इसलिए साथ आ रहे थे। तो इन्होंने जो है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ना, तो एक बैंक बनाया है, ब्रिक्स बैंक, ठीक है। ब्रिक्स बैंक की स्थापना की है। इसी को जो है वो दक्षिण बैंक भी बोला जाता है, दक्षिणी बैंक भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणी बैंक। और इसी का दूसरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसी का नाम है, ब्रिक्स बैंक का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। याद रखना है, एनडीबी किसने बनाया है? ब्रिक्स ने। न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बनाया था? इसका ड्राफ्ट जो तैयार होता है वो होता है 2014 के अंदर, ठीक है। 2014 में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक का, और इसको जो एस्टेब्लिश करने का काम किया गया वो किया गया 2015 में, ठीक है। 2015 में 15 जुलाई को, और इसका उद्घाटन किया जाता है 21 जुलाई 2015 को। 21 जुलाई 2015 को जो है इसका मुहूर्त कर दिया जाता है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है संघाई के अंदर, ठीक है। और इसकी एक रीजनल ब्रांच भी बनाई गई है, रीजनल ब्रांच कहाँ पे है? वो है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर। और इसका जो पहला अध्यक्ष था इस बैंक का पहला अध्यक्ष बनता है केवी कामत, ठीक है, जो कि 2015 से 2020 तक जो है इसके अध्यक्ष रहे। इसके बाद जो है फिलहाल वर्तमान में जो है 2020 से 2025 तक जो अध्यक्ष हैं फिलहाल में वो हैं मार्कोस प्राडो ट्रोएजो, ठीक है। मार्कोस प्राडो ट्रोएजो जो हैं वो इसके फिलहाल में वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इसके लिए एक अधिकृत पूंजी भी लगाई गई है कि कितनी कम से कम पूंजी होगी, कि इसकी जो है वो पूंजी इतनी होगी कि $100 बिलियन वो अधिकृत पूंजी है, और इसके अंदर सभी का बराबर हिस्सा है, ठीक है। सभी को जो हो बराबर पैसा लगाना, पांचों देशों को, ठीक है। तो अब जो है इसके जो सम्मेलन हुए हैं उनके ऊपर बात करते हैं। इनकी समिट कब कब हुई है, कौन सी समिट हुई है? इसकी 12th समिट होती है 2020 में, ठीक है। 12th समिट 2020 में होती है। इस कॉन्फ्रेंस को जो 21 जुलाई से 23 जुलाई तक किया जाता है रसिया के अंदर। ब्रिक्स की पहली ये जो 12th समिट जो है वो होती है रसिया में। इसके बाद बट वाज चेंज टू वीडियो कॉन्फ्रेंस। देखिए ये होती है, फिर बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंस में चेंज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कोविड का कारण था, कोविड के कारण नहीं जा पाए आपस में रसिया के अंदर, तो इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो है लागू किया जाता है। तो नवंबर 17 नवंबर को जो है उस समय पे इसको लागू किया गया, जब कोविड-19 जो हो पेंडेमिक बन चुका था दुनिया के अंदर, ग्लोबल पेंडेमिक हो चुका था, ठीक है। तो ये फिर 13th समिट होती है, वो होती है इंडिया के अंदर, जो 2021 में न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। और 14th समिट होती है इसकी चाइना में 2022 में बीजिंग के अंदर, और 15th समिट जो वो साउथ अफ्रीका में डरबन में अगस्त 2023 में होनी है। अभी इसकी 15th समिट कब होनी है? वो होनी है 2023 अगस्त में, ठीक है। ये समिट आपको याद रखनी जरूरी है, ये बहुत काम की चीज़ है, ये पेपर में जो है पूछी जा सकती हैं, नहीं भी पूछी जाए कोई दिक्कत नहीं, हमें हमारा काम पढ़ने का है, और पढ़ने ही जरूरी होता है, ताकि ये ना हो कि हमने ये चीज़ पढ़ी नहीं, जानबूझ के नहीं पढ़ी, हमने छोड़ दी, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ में, ठीक है। तो हमने लगभग सारी चीज़ें इसकी ब्रिक्स की कवर कर ली। अब हमारे पास बचता है एक संगठन और, ठीक है, उसको और कवर करते हैं साथ ही साथ में। वो संगठन है हमारे पास SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO की बात करते हैं, इसका पूरा नाम है संघाई सहयोग संगठन, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम। शुरू में जो इसका नाम था वो था संघाई 5 के नाम से ये बन के आया था। संघाई 5 कब बना था? 1996 में जो है चीन एवं रूस, ये दोनों और 3 साथ में मध्य एशियाई देश, यानी कि एशिया के बीच वाले देश, मध्य एशियाई देशों ने मिल करके
संघाई 5 बनाया था, वो 3 देश कौन से थे? वो थे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये देश थे। जैसे आसियान एक जगह का संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही और एससीओ भी जो है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। एससीओ को आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो कह सकते हैं, लेकिन रीजनल है, एक रीजनल यानी कि एक क्षेत्रीय संगठन है ये। देखिए कहाँ पे है ये, आपको दिख रहा है, ये रसिया बना हुआ है सारा का सारा। इसके साथ में है जो वो कजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, और किर्गिस्तान के साथ में बिल्कुल ये छोटा सा दिख रहा है तजाकिस्तान। और किर्गिस्तान के ही कजाकिस्तान के और किर्गिस्तान से बॉर्डर लगता हुआ एक एरिया है जिसको आप कह रहे हैं उज्बेकिस्तान। और यहाँ पे ये अफगानिस्तान ये सदस्य नहीं है, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान जो है ये 2001 में शामिल हुआ था बाद में, ठीक है। ये चाइना है, ये बीच में मंगोलिया है, मंगोलिया छोड़ रखा है। अगर आपको बताऊं, एक सेकंड के लिए रुक जाइए, कुछ देखते हैं करके, बस थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए रुकिए। हम्म हम्म, ये लीजिए, अभी कर देते हैं, सारा काम कंप्लीट कर देंगे। या इसको दूसरा काम करते हैं, दूसरा काम करते हैं, आप देखते रहिए, थोड़ा थोड़ा ध्यान लगा के रखिए, मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं ये, बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ये भी समझाएंगे क्यों किया जा रहा है ये ऐसा। अभी देखिए, ये जितना भी ब्लू एरिया है, जितना भी ब्लू एरिया किया गया है, ये वाले जो हैं ये इसके मेंबर नहीं हैं, बाकी जितने हैं वो सारे इसके मेंबर हैं, ठीक है। चाहो तो उसको भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप किर्गिस्तान को करना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए किर्गिस्तान ही करना है तो किर्गिस्तान को कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप पाकिस्तान को करना चाहते हैं, पाकिस्तान को कर लीजिए, पाकिस्तान भी है इसके अंदर, ठीक है, तो ये पाकिस्तान हो गया। इंडिया को करना चाहते हैं, सारी लाइनें मिट जाएंगी, इसमें क्या है कि वही कर लेना, ठीक है बस, ठीक है। तो ये वाला एरिया हो गया, ये इधर चाइना वाला एरिया हो गया, ठीक है। हम इसको बस इतना ही करके देख लेते हैं, ये रसिया वाला एरिया हो गया, ठीक है। और फिर ये आपका किर्गिस्तान वाला एरिया भर दिया गया है, ठीक है। फिर ये छोटे छोटे देश बच गए हैं बीच में, ठीक है, जो कजाकिस्तान भरा गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये वाले देश आपको समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। और हम और भी कोशिश करते हैं आगे। अभी देखिए ये सारे हो गए, ठीक है, ये पूरा एरिया आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इस वाले एरिया से, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए, अब समझने के लिए बता देता हूँ, आपको समझ में आ गया एरिया क्या है। पहली चीज़ तो ये थी कि इसको बनाया क्यों गया। पहले इसके संघाई 5 के बनने की बात समझते कि संघाई 5 जब तक था ये क्यों था। तो सबसे पहले क्यों बना था, क्या बना था ये संघाई 5। तो संघाई 5 बना तो इसका ऑब्जेक्टिव था संघाई 5 बनाने का। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जब ये 1996 में आया तो सीमावर्ती विवादों का समाधान एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य संख्या कम करना। यानी कि ये जो चाइना है, इसके साथ रसिया है, ये कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, और जो ये तजाकिस्तान है, इन एरियाज़ के जो बॉर्डर हैं ये आपस में मिलते हैं सभी के, ठीक है। रसिया का बॉर्डर चाइना से मिलता है, चाइना का बॉर्डर जो कजाकिस्तान से मिलता है, कजाकिस्तान के साथ में जो है किर्गिस्तान का मिलता है, किर्गिस्तान के साथ में जो तजाकिस्तान का मिलता है। इन सभी पांचों कंट्रीज़ के आपस में बॉर्डर मिलते थे, ठीक है, आपस में बॉर्डर शेयरिंग थी इनकी। तो ये कहते हैं कि हमारे जितने डिस्प्यूट हैं सीमा को लेकर के, बाउंड्री को लेकर के, उनको ख़त्म करते हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए बना, और 4 साल लगे इनको ये ख़त्म करने में। 4 साल के अंदर सारे बॉर्डर डिस्प्यूट ख़त्म कर दिए। अब संघाई 5 जो है ये सोच रहे थे कि अब इसको ख़त्म कर दे, क्या दिक्कत है। लेकिन एक व्यक्ति, कोई सयाना व्यक्ति इनमें से किसी ने रिकमेंड किया कि जब हम बॉर्डर डिस्प्यूट ख़त्म कर सकते हैं एक संगठन बना करके,
तो बाकी भी तो चीज़ें हैं, उसके सहारे हम वो भी काम कर सकते हैं। हम इकोनॉमिक भी काम कर सकते हैं, हम मिलिट्री वाला काम भी कर सकते हैं। तो इन्होंने मिलिट्री वाला तो छेड़ा नहीं, इकोनॉमिक काम किया। तो इन्होंने संघाई 5 को बदलकर 2001 में एससीओ बना दिया, और 2001 में जो है इन्होंने उज्बेकिस्तान को भी ऐड कर दिया, यानी कि अब सदस्य हो गई। 2001 में उज्बेकिस्तान को शामिल कर लिया गया। तो कितने सदस्य हो गए? अब हो गए 6 सदस्य। ठीक है, अब 6 सदस्य बनने के बाद में ही जो है इसको 2001 में क्या नाम दे दिया गया? एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको एससीओ का नाम दे दिया गया। अब इसके उद्देश्य देखते हैं। 2001 में बनने के बाद इसका क्या उद्देश्य बनता है एससीओ का? एससीओ जो वो एक आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग पर आधारित संगठन है। याद रखना, ये सैन्य संगठन नहीं है, ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन वाला संगठन है। अब रूस ने कहा, आगे जाकर के रूस ने बार बार कहा कि भारत को भी ऐड कर लो, भारत बहुत बड़ी पावर बनता जा रहा है, इकोनॉमिक पावर बहुत बड़ी है। इससे क्या है कि एससीओ मजबूत ही होगा, क्योंकि हमें तो इकोनॉमिक तौर पे संगठन चाहिए। तो चाइना ने कहा कि ठीक है ऐड कर लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि भारत पहले चीन के साथ जो भी सीमा विवाद है वो सुलझाए, क्योंकि हमने संगठन जब बनाया था हमने पहले अपने सारे बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म किए थे। तो भारत भी अपने बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म कर ले हमारे साथ, हम शामिल कर लेंगे, उसका समाधान कर ले। भारत ने कहा कि देखिए भाई साहब, चीन वाले भाई साहब, सीमा विवाद हमारा 2 लोगों का मामला है, इन सभी देशों का नहीं है। हम आपस में सुलझा लेंगे, हम आपस में बातचीत करके इसको सुलझा लेंगे। इन देशों क्यों घसीट रहे हैं, आप शामिल कर रही है हमें। तो भारत ने, चाइना भी मान गया इस बात को लेकर, लेकिन भारत के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किए किसने? रूस ने, भारत को शामिल करवाने के लिए। चाइना ने कोई एफर्ट नहीं किया, पाकिस्तान ने जो कोई एफर्ट नहीं किया। ठीक है, पाकिस्तान को भारत जब शामिल किया गया तो पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया। तो 2017 में, जून 2017 में भारत और पाकिस्तान को दोनों को शामिल कर लिया गया। जून 2018 में जो चीन के अंदर किंगडाओ सम्मेलन हुआ उसमें पहली बार सदस्य के तौर पे दोनों शामिल होते हैं। तो भारत और पाकिस्तान जो हो सदस्य के तौर पे कब शामिल होते हैं, किस समिट में शामिल हुए? 2018 में किंगडाओ सम्मेलन में। ठीक है, चीन के अंदर किंगडाओ सम्मेलन होता है, वहाँ पे भारत जो है, पाकिस्तान जो है पहली बार मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। लेकिन दोनों को संगठन की सदस्यता जो है वो 2017 में दे दी गई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। एससीओ का क्या मतलब भारत के लिए, क्यों जरूरी है, उसकी महत्ता क्या है? ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के अंदर क्या महत्व रखता है वो। दुनिया की जो आधी आबादी है, आधी जनसंख्या जो है, उसका नेतृत्व जो वो एससीओ करता है। ठीक है, फिर यूरेनियम जो है, यूरेनियम वो मध्य एशिया में बड़ा भंडार है यूरेनियम का। आपको एक बात बताता हूँ, एक फिल्म है वकांडा, वो फिल्म देखना आप लोग, हॉटस्टार पे पड़ी है। 2 फिल्म है, हॉटस्टार पे हैं। ठीक है, फिल्म देखने लायक है पहले वाली, जो शुरुआत पहली फिल्म है वकांडा वाली। ठीक है, जिसका सही नाम अगर आप देखेंगे, फिल्म का नाम वकांडा नहीं है, फिल्म का नाम मिलेगा आपको ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर, ब्लैक पैंथर आपको फिल्म देख लेनी चाहिए। उसके अंदर नाम दिया गया वाइब्रेनियम। वाइब्रेनियम जो यूरेनियम है ना, यूरेनियम को ही वहाँ पे वाइब्रेनियम नाम दिया गया है। ठीक है, तो आप देखना यूरेनियम कितने काम की चीज़ है, उसके अंदर बताया गया यूरेनियम कितने डेवलपमेंट करवा सकता है एक देश की। दूसरे वाला भी देखना, दूसरे वाली जब आप देखेंगे वकांडा फॉरएवर ब्लैक पैंथर, दूसरी फिल्म का नाम है वकांडा फॉरएवर ब्लैक पैंथर, वो फिल्म भी देखना आप। ठीक है, इन दोनों फिल्मों में बाकायदा बताया गया है कि यूरेनियम की पावर क्या है, यूरेनियम कहाँ तक डेवलप कर सकता है। तो मध्य एशिया के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो मध्य एशिया है, जिसके अंदर ये किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान को बेशक छोड़ दीजिए, ये वाले 4 देश, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, और ये तजाकिस्तान, ये वाले जो देश है, यहाँ पे ये भंडार भरा पड़ा है यूरेनियम का। ठीक है, तो मध्य एशिया में बहुत भारी संख्या में यूरेनियम है। ठीक है, इसलिए पूरी दुनिया की नज़र रहती है कि मध्य एशिया पे कौन कब्जा करेगा, इसलिए ये संगठन बना हुआ है। ऊर्जा के जो संसाधन हैं, ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत के लिए बहुत जरूरी तापी। ठीक है, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये एक गैस पाइपलाइन है। ठीक है, गैस भारत वहाँ से ले रहा है अभी। ठीक है, वर्ल्ड जीडीपी में बड़ा योगदान है इसका, वर्ल्ड जीडीपी में इस एरिया का बहुत बड़ा योगदान है। जो ये एससीओ संगठन है, इसके अंदर जो सदस्य हैं, वर्ल्ड जीडीपी में ये लीडिंग पॉइंट पे खड़े हैं।
ठीक है। फिर वन पोलर वर्ल्ड जो है उसको ये कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसको प्रतिसंतुलित कर सकते हैं ये वाले देश मिलकर के। फिर जो है सीमा पार जो आतंकवाद है उससे निपटा जा सकता है, ठीक है। ये संगठन इसलिए काम की चीज़ है, इसलिए इसकी बहुत ज़रूरी है। फिर एससीओ की जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस या समिट हुई है उनके बारे में बात करते हैं। जून 2019 में जो है बिस्पेक किर्गिस्तान के अंदर, 2019 में बिस्पेक किर्गिस्तान के अंदर जो है वो एक समिट होती है। इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो यहाँ पे एक हेल्थ का नारा दिया। हेल्थ, देखिए इसको ऐसे समझिएगा, HEALTH, ये ऐसे समझने की चीज़ है, एक एक चीज़ को समझिए। एच का मतलब क्या है? एच का मतलब है हेल्थ केयर कोऑपरेशन, हेल्थ केयर में कोऑपरेट करना हमें। ई का मतलब क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक सहयोग करना है। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है अल्टरनेटिव एनर्जी, अल्टरनेटिव एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सोलर एनर्जी की हम बात करेंगे। दूसरी फिर एल का मतलब क्या है? लिटरेचर एंड कल्चरल कोऑपरेशन, ठीक है। लिटरेचर, लिटरेरी वर्क में और कल्चरल वर्क में हमने कोऑपरेट करना है। टी का मतलब है टेररिस्ट फ्री सोसाइटी, यानी कि टेररिज्म से फ्री होकर के हमें सोसाइटी बनानी है, ठीक है। टेररिज्म से फ्री सोसाइटी बनानी है। फोर्थ है ह्यूमैनिटेरियन, याद रख लेना, ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन, ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन की बात करते हैं, ठीक है। इसी के बाद में जो है यहीं से जो है एक चीज़ और निकल करके आती है, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। एक बात और कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी याद कर लेना, जिसके अंदर क्या चीज़ होती है? फिजिकल कनेक्टिविटी। फिजिकल कनेक्टिविटी का मतलब पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि यहाँ पे लोग लोगों से जुड़ेंगे। सिटीजन टू सिटीजन वाली अलग है, सिटीजन टू सिटीजन जो है वो अलग है, वो ट्रैक 2 है, ठीक है। उसको आप ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कह सकते हैं, ठीक है। और ट्रैक 1 डिप्लोमेसी अलग है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, ठीक है। ट्रैक 1.5 जो है वो क्या होती है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड सिटीजन टू सिटीजन, ये इस तरीके से भी है, ठीक है। ये अलग अलग है। तो 20th समिट जो है, जो एससीओ की 20वीं समिट जो है वो हुई है नवंबर 2020 में, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, चेयर किया था जिसको व्लादिमीर पुतिन यानी कि रसिया ने उसको चेयर किया था, ठीक है। और जो 22nd समिट जो होगी वो होगी एससीओ की सितंबर 2022 में। कहाँ पे हुई थी? हो चुकी है 22nd समिट जो कहाँ पे हुई? समरकंद इन उज्बेकिस्तान। कहाँ पे हुई है? समरकंद इन उज्बेकिस्तान, 22nd समिट, ठीक है, 2022 के अंदर। इसके बाद 23rd समिट जो होनी है वो होनी है भारत के अंदर। कहाँ पे? गोवा के अंदर। अब भारत इसको ऑर्गेनाइज करेगा, 23rd समिट को गोवा के अंदर होगी। वो समिट हमें देखनी भी चाहिए, हम आएगी अभी धीरे धीरे, कुछ अगस्त सितंबर में होती है, तो आप लोग भी उसके अंदर आपको देखना, पढ़ना उसके बारे में फिर क्या होता है, ठीक है। एससीओ से भारत को क्या फ़ायदा हो रहा है? एससीओ जो बना है, एससीओ से भारत क्या फ़ायदा कमा रहा है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि भारत और चीन के जो रिलेशन है वो मजबूत हो जाएंगे, वो सुधर जाएंगे, जो खराब हो रखे वो सुधर जाएंगे। और जो इकोनॉमिक डिस्प्यूट है, जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, उनका समाधान निकल सकता है, ठीक है। चाइना ने भारत के लिए जो डी लिंक की पॉलिसी अपनाई है वो टूट सकती है, कि डी लिंक का मतलब है कि भारत से लिंक नहीं रखना है। डी लिंकिंग पॉलिसी जो वो भारत के लिए अपना रखी है इन्होंने, ठीक है, उसको उसको तोड़ देगा भारत। अब टूट भी गई है लगभग, डी लिंक वाली पॉलिसी टूट चुकी है। भारत की और चाइना के रिलेशन काफ़ी ठीक ठाक हैं, ठीक है। ये इंडियन पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स को मत देखना कि इंडिया की पॉलिटिक्स जो है, इंडियन पॉलिटिक्स क्या कहती है, इंडियन पॉलिटिक्स पे ध्यान मत दिया करो। इंडियन पॉलिटिक्स कुछ भी कह सकती है। जरूरी है इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत शानदार हैं, ठीक है। ये बात नहीं कि भारत बहुत ख़राब है, वो ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट अब भी हैं, रहते हैं उसको लेकर के, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो बने भी रहेंगे, आगे भी चलेंगे, पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे वो थोड़े थोड़े। लेकिन जरूरी यह है कि हम उससे सहयोग ले रहे हैं, वो हमारा सहयोग कर रहा है और हम उसका सहयोग कर रहे हैं, और हम एक मंच पे होकर के बातचीत कर रहे हैं, हम अच्छे से मिल रहे हैं जा करके। कई मंचों में, हम ब्रिक्स में भी, हम एससीओ में भी हैं, एक साथ हम बात करते हैं, ठीक है। भारत पाकिस्तान संबंध जो है वो इससे सुधर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। उसके लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान संबंध जो वो हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि दोनों देश एक के अंदर हैं, ठीक है। फिर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा भी जो है वो सुनिश्चित की जाएगी इससे, की भारत की, क्योंकि हमने देखा ना वहाँ पे यूरेनियम के भंडार हैं, गैस के भंडार हैं, कोयले के भंडार हैं, तो वहाँ पे उन चीज़ों से जो हो ऊर्जा सुरक्षा जो हो वो हमारी जो है एनर्जी सिक्योरिटी जो हो वो काम कर सकती है। फिर मध्य एशियाई देशों तक हमारी जो पहुँच है वो मजबूत हो सकती है, यानी ये मध्य एशिया के जो देश है वहाँ तक पहुँचना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो हमें जाना पड़ता बहुत दूर दूर से घूम के। अब क्या है, इन देशों के जुड़ने के बाद जो है हम बाई रोड भी जा सकते हैं, बाई एयर भी जा सकते हैं,
ठीक है, इनसे जुड़ने के बाद में कजाकिस्तान के अंदर जो यूरेनियम है हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो हमें मिल सकता है, हम अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उत्तर दक्षिण परिवहन के अंदर काम आ सकती हैं। ठीक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने की बात होती है, ऊपर से आएंगे नीचे की तरफ आ जाएंगे, उसमें हम काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर एससीओ और ब्रिक्स जो हैं और जो इब्सा जो हैं उनमें भारत मेंबर है ही। ठीक है, इब्सा जो है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ठीक है, इनको जोड़ सकते हैं हम, ब्रिक्स के अंदर जैसे जुड़ गए हैं, एससीओ के अंदर जैसे जुड़ गए हैं। एससीओ के अंदर क्या है, भारत, रसिया, चाइना तीनों हैं। ब्रिक्स में क्या है, भारत, रसिया, चाइना, मतलब कि रसिया, इंडिया, चाइना तीनों ये भी हैं, रिक वाला काम एससीओ के अंदर भी हैं तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपस में जुड़ सकते हैं बड़े संगठन। ठीक है, इसके बाद जो है एक ध्रुवीय जो वर्ल्ड है, वन पोलर वर्ल्ड जो है, हम उसको काउंटर करेंगे, उसको प्रतिसंतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इस संगठन के जो डायलॉग पार्टनर हैं, डायलॉग पार्टनर जिसको आप कह सकते हैं, वो है श्रीलंका, बेलारूस, टर्की, ये जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। एससीओ का एक सैन्य अभ्यास भी होता है, यानी कि यहाँ इनकी एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई है एससीओ की, उसका नाम है पाबी एंटी टेरर 2021। पाबी एंटी टेरर 2021, ये एक्सरसाइज जो वो पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज की गई थी। कहाँ पे, पाकिस्तान में। बट इंडिया वॉज नॉट पार्टिसिपेंट इन दिस। ठीक है, भारत इसमें पार्टिसिपेंट नहीं था, भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। देखिए, एक चीज़ मैं समझा रहा था ना, ब्रिक्स और एससीओ, इन दोनों के बीच में देखिए, ब्रिक्स के अंदर कौन है, इंडिया, रसिया, चाइना। एससीओ में कौन है, चाइना, रसिया, इंडिया, तीनों ही तो हैं। ठीक है, तो इनकी एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, दोनों संगठनों की जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रिक्स और एससीओ की। जॉइंट कॉन्फ्रेंस में क्या है, 2015 में ये कॉन्फ्रेंस होती है, और यूएफए समिट जो है, यूएफए समिट इन रसिया, इसको बोला यूएफए समिट बोला जाता है। कहाँ पे हुई, ये रसिया के अंदर करवाई गई थी। ठीक है, तो ये जो हैं ये हमारे आज के संगठन थे। हमने चारों संगठन के बारे में बातचीत की है। एक हमने बात की है एससीओ के बारे में, दूसरी हमने बात की है ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, ये ब्रिक्स रहा। ठीक है, तीसरी हमने बात की थी, यहाँ पे एक संगठन और था, इब्सा के बारे में। ठीक है, इसके बाद इससे पहले हमने जो बात की थी वो बात की थी हमने आसियान के बारे में। ठीक है, और एक संगठन और था आसियान से पहले, वो भी हमने बात की थी, वो संगठन था हमारा बिमस्टेक। ठीक है, बिमस्टेक। तो कुल मिलाकर के 5 संगठन की आज हमने बात की है। सार्क हम कर चुके हैं, 6 संगठन हो चुके हैं। अभी हम जो आगे वाली क्लासेस के अंदर करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संगठन आने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ ताकि आप तैयार रहें। एक तो आपके सामने आने वाला है संगठन G7, एक आने वाला है G20। ठीक है, एक आने वाला है आपके सामने, जो क्लासेस बाकी रहती है इसकी, वो रहता है आपका EU, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये 3 है, और इसके साथ में हमें एक चीज़ और समझनी है। ठीक है, जो ब्रेग्जिट हुआ है वो हम अलग से, बहुत शानदार रहेगा। एक आपका रहता है इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, इंडियन डायस्पोरा के बारे में जो है वो हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक और रहता है आपका गल्फ कोऑपरेशन भी रहता है आपका। ये जो संगठन है, ये जो बातचीत है, ये आपकी होने वाली है। ये सारे जो चीज़ें बची हुई हैं ये आपकी करवाई जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। ये जो है G7, G20, EU, या फिर G7 G20 जो हैं, और जो गल्फ कोऑपरेशन जो, ये हम एक वीडियो में करेंगे। ठीक है, G7 को और G20 को और गल्फ कोऑपरेशन को जो है हम एक वीडियो के अंदर लेके आएंगे। और इसके बाद जो है बाकी जो संगठन बचते हैं, जैसे EU बचता है, यूरोप, और जो ब्रेग्जिट बचता है इसके अंदर। ठीक है, तो ब्रेग्जिट को भी जो है हम जो है एक ही वीडियो में लेके आएंगे, और इसके साथ में हम जो है जो इंडियन डायस्पोरा है, ठीक है, इंडियन डायस्पोरा के बारे में भी जो है हम बातचीत लेके आएंगे। तो कुल मिलाकर के 1, 2, 3 वीडियो और आने वाली हैं। तब तक के लिए आप जो है बने रहिए। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें, और जितनी जो वीडियो है पीछे उनको देखिए। एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।